हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम क्लास 12 से डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत रसायन, चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन की बात करें तो इसमें दो शब्द यूज हो रहे हैं, एक तो वैद्युत और एक रसायन। वैद्युत शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा के लिए, और रसायन शब्द का यूज यहाँ हुआ है रासायनिक ऊर्जा के लिए। तो वैद्युत रसायन दो शब्दों से बना है। वैद्युत शब्द वैद्युत ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है और रसायन शब्द रासायनिक ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। अब वैद्युत रसायन है क्या? वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है वैद्युत ऊर्जा में, यानी दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। इस परिवर्तन का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं वो शाखा वैद्युत रसायन कहलाती है। यानी वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करती है। तो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है वैद्युत ऊर्जा में। इस बात का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं वो शाखा वैद्युत रसायन कहलाती है। और वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, उस युक्ति को हम लोग सेल कहते हैं। यानी सेल वह युक्ति या वह साधन है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वापस वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन दो शब्दों से बना है। वैद्युत शब्द वैद्युत ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, रसायन शब्द रासायनिक ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। और सेल क्या है? सेल वैद्युत शब्द वैद्युत ऊर्जा को, रसायन शब्द रासायनिक ऊर्जा को। वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। इस अंतर परिवर्तन का अध्ययन, इस इंटरचेंज की स्टडी हम जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम वैद्युत रसायन कहते हैं। यानी वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। और वह युक्ति या वह साधन जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अथवा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम सेल कहते हैं। तो इस आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेल होंगे जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। और दूसरे वो सेल होंगे जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। तो एक तो वो सेल होते हैं जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और दूसरे वो सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्लियर? तो फिर रिपीट कर लें। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत शब्द किसके लिए? वैद्युत ऊर्जा के लिए। रसायन शब्द किसके लिए? रासायनिक ऊर्जा के लिए। तो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। इस बात का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं वो शाखा वैद्युत रसायन कहलाती है। यानी वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। और जो युक्ति या जो साधन वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वापस वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उस साधन को हम लोग सेल कहते हैं। तो इस आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और दूसरे वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो जो सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उन सेलों को हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन सेलों को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इस आधार पर सेल दो प्रकार के हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल और एक वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? जो सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब मेन डिफरेंस देखें दोनों में। वैद्युत अपघटनी सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब वैद्युत अपघटनी सेलों में हम पहले विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यानी विद्युत अपघटनी सेल वो सेल होते हैं जिसमें होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया
सेल कोई भी हो उसमें हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे हमेशा अपचयन होता है। तो अगर पूरे सेल में देखें तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, एक पर अपचयन होगा, यानी पूरे सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो इन सेलों में क्या होगा, हम पहले विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी इन सेलों में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा के प्रभाव में संपन्न होती है। पहले विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लेकिन इन सेलों में तो हमने सिर्फ रसायन लिए हैं, उसमें तो विद्युत ऊर्जा बनेगी, तो हमने विद्युत ऊर्जा देनी नहीं है, वो तो हमें प्राप्त करनी है। तो इन सेलों में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। क्लियर। इन सेलों में तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वो विद्युत धारा के प्रभाव में होगी। आज डिस्कस करेंगे हम इसको, वैद्युत अपघटनी सेलों को, आगे और क्लियर हो जाएगा। और इन सेलों में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होगी। अब बात करें हम विद्युत अपघटनी सेलों की। विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और विद्युत अपघटनी सेलों में एक अभिक्रिया होती है वैद्युत अपघटन की, वैद्युत अपघटन की। और इनमें जो पदार्थ भरा जाता है वो पदार्थ होता है वैद्युत अपघटय। जो प्रक्रिया होगी वो तो होगी वैद्युत अपघटन की, और जो पदार्थ भरा होगा वो वैद्युत अपघटय होगा। अब वैद्युत अपघटय क्या होता है, इस पहले इसी को डिस्कस करेंगे हम। वैद्युत अपघटय वे पदार्थ हैं जिनका यदि हम जलीय विलयन बनाएं, यानी जल में घोलें, तो वे अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे NaCl, NaCl को अगर मैं जल में घोलता हूँ तो ये Na+ और Cl- में वियोजित होता है। ये तो था सॉलिड S, और ये बन गया जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, तो AQ लिख देते हैं हम लोग, AQ। तो वैद्युत अपघटय वे पदार्थ हैं जिन्हें यदि जल में घोला जाए या गलाया जाए, गर्म किया जाए, तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। या कहते हैं वैद्युत अपघटय वे पदार्थ हैं जिनमें धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। या वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित करने पर वे आयनों में वियोजित हो जाते हैं, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। और वैद्युत अपघटय का अपने आयनों में टूटना अपघटन कहलाता है, वैद्युत अपघटन। अब बात करें हम वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटय से रिलेटेड जो सेल होते हैं, उन सेलों को हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटय क्या है, जो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे NaCl जल में घोलने पर Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है, और ये प्रक्रिया जो होती है ये वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब वैद्युत अपघटन के नियम हमने डिस्कस करने हैं। वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघटन के नियम हमने डिस्कस करने। तो वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे ने, फैराडे। दो नियम थे इसके, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आज हम प्रथम नियम की चर्चा करेंगे और कल फिर प्रथम नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे फैराडे के, कि पहले नियम से क्या न्यूमेरिकल निकलते हैं। एक बार फिर क्लियर कर ले, वैद्युत अपघटनी सेलों की हम बात कर रहे हैं आज। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और वैद्युत अपघटनी सेलों में जो पदार्थ भरा होता है वो वैद्युत अपघटय होता है। अब वैद्युत अपघटय क्या होता है, जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, या जिसे जल में घोलने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। उस पदार्थ को हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। और ये अभिक्रिया जो है, यानी
उसका अपने आयनों में टूटना जो है वो वैद्युत अपघटन कहलाता है, वैद्युत अपघटन। अब बात कर रहे हैं अपने वैद्युत अपघटन के नियमों की, फैराडे का प्रथम नियम। तो सबसे पहले अब मैं एक डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ आपको। फैराडे ने वैद्युत अपघटनी सेल लिया। अब सेल क्या होता है, मान लो एक बीकर ले लिया हमने, इसमें NaCl का जलीय विलयन घोल लिया, जलीय विलयन भर लिया। ये आ गया NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन। अब इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए इसके अंदर, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से, पॉजिटिव एंड से, और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दिया, लेकिन अभी करंट पास नहीं किया है, अभी करंट नहीं पास किया। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। इस प्रकार प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड लगा दिए। अब जब NaCl का जलीय विलयन हमने लिया तो NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूटा हुआ है। अब फैराडे ने क्या किया, इसमें करंट पास कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, तो करंट पास होते ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो Cl- आयन थे, जो Cl- आयन थे, वो तो गति करने लग गए एनोड की ओर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो Na+ आयन थे वो गति करने लग गए कैथोड की ओर, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब Cl- आयन एनोड पर पहुंच गए, Cl- आयन एनोड पर पहुंच गए। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्लोरीन बना दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्लोरीन बना दिया। और Na+ आयन कैथोड पर पहुंच गए। अब कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Na बना दिया, Na बना दिया। बाकी जल भी अभी क्रिया करता है इसमें, लेकिन अपने एक बार जल नहीं ले रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। NaCl का गलित मान लें, गलित NaCl है, जलीय होता तो जल क्रिया करता आगे, पर अपने फैराडे का प्रथम नियम समझना है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो आगे जल से क्रिया करवाने की अभी जरूरत नहीं है अपने को, यहीं से क्लियर कर लेंगे अपने प्रथम नियम क्या है। तो NaCl का विलयन लिया मैंने, तो उसमें Na+ है और Cl- है। अब मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए प्लेटिनम के, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही करंट पास किया तो Cl- जो था वो पॉजिटिव चार्ज की ओर यानी धनावेश की ओर गति कर गया, और जो Na+ था वो ऋणावेश की ओर गति कर गया। और धनावेश वाला जो इलेक्ट्रोड था जिस पे धनावेश था वो एनोड था, और एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई तो Cl- ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cl2 बना दिया, और Na+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Na बना दिया। तो यानी कुल मिला के यहाँ क्लोरीन बनने लग गई और यहाँ Na बनने लग गया। क्लियर, इस इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन बनना शुरू हो गई और इस इलेक्ट्रोड पर Na बनना शुरू हो गया। अब अगर मैं मान लो ये करंट बंद कर दूं, करंट पास ना करूं, ये बटन स्विच ऑफ कर दूं, बटन बंद कर दूं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हमने बटन ऑन कर दिया, बटन ऑन करते इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इधर Cl- आ गया जो Cl2 में बदल गया, इधर Na+ आ गया जो Na में बदल गया। तो यानी इधर क्लोरीन और इधर Na बनने लग गया। अगर मैं करंट बंद कर देता तो ना ये पॉजिटिव होता ना ये नेगेटिव होता, तो ना इधर Cl- आता ना इधर Na+ आता, तो ना यहाँ Cl2 बनता ना यहाँ Na बनता। अब अगर मैं वापस करंट शुरू कर दूँ तो फिर Cl2 और Na बनने लग जाएंगे। अगर करंट बंद कर दूंगा तो फिर ये बनने बंद हो जाएंगे। यानी कुल मिला के मैं जितना ज़्यादा करंट इसमें प्रवाहित करूँगा, जितनी ज़्यादा धारा इसमें प्रवाहित करूँगा,
उतना ही ज़्यादा क्लोरीन और Na बनेगा। क्लियर। अगर मैं करंट प्रवाहित करूँगा तो ये बनने शुरू हो जाएंगे, अगर करंट बंद कर दूंगा तो ये बनने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट मैं प्रवाहित करूँगा उतना ही ज़्यादा क्लोरीन और Na बनेगा। यानी अब फैराडे का प्रथम नियम इसी से निकला है कि जितना ज़्यादा करंट हम प्रवाहित करते हैं उतना ही ज़्यादा पदार्थ जमा होता है। क्लियर। क्योंकि करंट पास किया तो क्लोरीन और Na बने, करंट पास नहीं करूँगा तो क्लोरीन और Na नहीं बनेंगे। यानी जितना ज़्यादा करंट दूंगा उतने ज़्यादा क्लोरीन और Na यानी उतना ज़्यादा पदार्थ बनेगा। अब फैराडे का प्रथम नियम क्या है उसको देखें हम। जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, तो NaCl वैद्युत अपघटय है। जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कुल मिला के जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं उतना ज़्यादा पदार्थ जमा होता है। क्लियर। तो माना जमा पदार्थ की मात्रा है m, जमा पदार्थ की मात्रा m और प्रवाहित की गई धारा की जो मात्रा है वो q कुलाम। तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है m समानुपाती q। m क्या है? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले यानी निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। और q क्या है? प्रवाहित धारा की मात्रा, q प्रवाहित धारा की मात्रा। फिर क्लियर कर लें तो NaCl का विलयन लिया, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। जिसे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब NaCl टूटा Na प्लस और Cl माइनस में, तो Cl माइनस पॉजिटिव की ओर आया, Na प्लस नेगेटिव की ओर आया। और Cl माइनस जो था वो Cl2 बन गया और Na प्लस जो था वो Na बन गया। इस प्रकार इधर क्लोरीन प्राप्त होने लग गई, इधर सोडियम प्राप्त होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ धारा प्रवाहित करी। अगर धारा प्रवाहित नहीं करता तो ये नहीं बनते। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करूंगा उतना ही ज़्यादा ये बनेंगे। यही फैराडे का पहला नियम है। जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्राएं प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो माना प्रवाहित की गई धारा की मात्रा q कुलाम है तथा जमा पदार्थ की मात्रा m है, तो फैराडे का प्रथम नियम m समानुपाती q, यानी जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं और नियतांक यहाँ लगाया गया w, m बराबर w इंटू क्यू। w क्या? w यहाँ नियतांक है जिसे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। m बराबर WQ, पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, पदार्थ का चाहे रासायनिक तुल्यांक कह दें चाहे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कह दें, रासायनिक तुल्यांक। तो ये फैराडे का पहला नियम आ गया, m बराबर W इंटू क्यू। अब Q क्या? आवेश। और धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। I एम्पियर है, Q कुलाम है, T सेकंड है, टाइम जो होता है वो यहाँ सेकंड में होता है। I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर I इंटू T, तो यहाँ Q का मान रख दें तो M बराबर WIT। तो ये फैराडे का पहला नियम आ गया, M बराबर W इंटू क्यू या M बराबर WIT। अब W क्या है? पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। अब परिभाषा देखें इसकी, अगर मैं यहाँ Q को 1 कुलाम रख दूँ, Q को 1 कुलाम रख दूँ तो M बराबर W आ जाएगा। Q को अगर 1 कुलाम रख दूँ तो M बराबर W। W क्या था? रासायनिक तुल्यांक। M क्या था? पदार्थ की मात्रा। यानी किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा है जो उसके विलयन में 1 कुलाम धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। धारा कितनी प्रवाहित कर दें? 1 कुलाम। तो यदि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में 1 कुलाम धारा प्रवाहित कर दें तो जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जमा होगा उसकी मात्रा ही उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। m क्या है? m पदार्थ की मात्रा है, बराबर होगी किसके? रासायनिक तुल्यांक के। यानी रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो 1 कुलाम धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जमा होती है। तो यानी अगर इस विद्युत अपघटय के विलयन में मैं 1 कुलाम की धारा प्रवाहित कर दूं, जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर जमा होगी वही मात्रा रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। क्लियर। दूसरी परिभाषा, अगर I को मैं 1 एम्पियर रख दूं,
I को 1 एम्पियर और मैं T को 1 सेकंड रख दूं, I को 1 एम्पियर रख दिया, T को 1 सेकंड रख दिया। अब I1 T1 तो M बराबर W, M बराबर W। तो अब एक परिभाषा और निकलेगी, यदि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में, यदि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दी जाए, यदि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दी जाए, तो जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा जमा होगी वो उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। M क्या है? पदार्थ की मात्रा, W क्या है? रासायनिक तुल्यांक। क्लियर? तो कब M W के बराबर हो जाएगा या W M के बराबर हो जाएगा? जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा है वही उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। या कहते हैं जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में 1 कूलाम की धारा प्रवाहित की जाती है तो जो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा है वही उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो ये हमारा पहला नियम था फैराडे का। अब कल हम फैराडे के पहले नियम के न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे द्वितीय नियम को। थैंक यू।